हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा एनटीए पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग का आज का तीसरे दिन का 40 क्वेश्चन का सीरीज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डेली 40 क्वेश्चन 45 दिनों तक आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। इस प्रैक्टिस सेशन में आपके आरआरबी की तैयारी पूरी होगी। इसमें सवालों के जवाब देने के साथ साथ इस सवालों के आसपास के जो फैक्ट हैं उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहते हैं। तो इन सवालों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और हमारी बातों को आप ध्यान से सुनिए। जब ध्यान से बातें सुनेंगे तो आपके दिमाग में बातें बैठेंगी और जब एग्जाम में आप जाएंगे तो जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसी के आसपास के, उसी के लेवल के वो सारे सवाल मिलेंगे और एग्जाम में आपको कुछ नया सवाल कुछ नहीं मिलेगा। यही सारे जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्हीं में से कुछ सवाल आपको मिलेंगे। और अगर आप ढंग से 45 दिनों का सेशन हमारा पूरा कर लेते हैं, ठीक ठाक ढंग से पूरा करते हैं, तो आप रेलवे ज्वाइन करने का अपना जो सपना है उसको बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। केवल जीएस ही नहीं, बाकी जो हमारे सेक्शन चल रहे हैं मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का या स्टैटिक जीए का जो मैडम पढ़ाती हैं, खान सर हैं आपके रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, तो इन लोगों के सेशंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा सेशन आपको प्रैक्टिस कराएगा सवालों का। 40 सवाल आपके सामने हम शुरुआत करेंगे। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो लोग मैसेज करते रहें, साथ ही साथ बाकी इस सेशन को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। शेयर करने में आप लोग कंजूसी करते हैं कि जो लोग कर रहे हैं वो खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकियों को नहीं बता रहे। बाकी दोस्तों को भी अपने साथ जोड़िए। जब दोस्तों को ज़्यादा जोड़ेंगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होगा। जब कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा होगा तो कंपटीशन को फेस करने की आपकी क्षमता थोड़ी ज़्यादा होगी। तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे और वहाँ पर लाखों की भीड़ में अपने आप को आप सेलेक्ट करा पाएंगे। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक और जानकारी आपको दे दें कि इस सेशन के बाद जब क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपको जो कराएंगे, इन सारे क्वेश्चंस की कॉपी आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, ताकि बाद में भी चाहें तो आप इन क्वेश्चंस को अगर रिवाइज करना चाहें उनको पढ़ सकते हैं, पढ़ के उनका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन भेजेंगे, आंसर नहीं भेजेंगे। आंसर के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के लिए ग्रुप में हमारे रेडी रही। सेशन के तुरंत बाद हम आपको क्वेश्चन सारे सेंड कर देंगे ताकि आप बाद में भी इसका डिस्कस कर सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। एबव विच लेवल ऑफ नॉइज इज कॉज ऑफ हियरिंग लॉस एंड डैमेज। इनमें से कौन से स्तर का जो ध्वनि है वो आपके सुनने की क्षमता को समाप्त कर सकता है या नष्ट कर सकता है, यानी आप बहरे हो सकते हैं उससे ज़्यादा अगर आप ध्वनि सुनते हैं तो। लगभग 80 डेसिबल, 130 डेसिबल, 150 डेसिबल या 180 डेसिबल। तो कितने डेसिबल तक की आवाज़ है जो आप सुनने के बाद आपके फिर लगातार अगर उस ध्वनि को आप सुन रहे हो तो उस तरह के, तो आपके सुनने की क्षमता समाप्त या नष्ट हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे, आदमी की जो सुनने की क्षमता होती है, जो साउंड फ्रिक्वेंसी है लगती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसमें से 130 डेसिबल की जो क्षमता होती है ये बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। नॉर्मली क्लासेस में यहाँ हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन 130 डेसिबल तक अगर आप जाते हैं, लंबे समय तक उसमें रहते हैं, तो आपके सुनने की क्षमता समाप्त हो सकती है या नष्ट हो सकती है, आप बहरे हो सकते हैं। तो ज़्यादा तेज आवाज़ से बचें, ध्वनि प्रदूषण से बचें। तो इसका सही जवाब होगा बी, अप्रॉक्स 130 डेसिमल, 130 डेसिमल लगभग। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 आपके सामने है। ये हिस्ट्री का सवाल है, इतिहास का सवाल है कि इनमें से किसने भारत के राष्ट्रीय झंडे को, राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन तैयार की थी। भीमराव अम्बेडकर, मैडम कामा, पिंगली वेंकैया या सुचेता कृपलानी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में कभी न कभी पहले भी आ चुका है, आगे भी इसके आने की संभावना है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है, तो हमारे जो तिरंगे झंडे के जो डिजाइनर थे, जिन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था, उनका सही नाम है ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया। ये जो पिंगली वेंकैया थे 1931 का जो कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी 1931 के कराची सेशन में इन्होंने तिरंगे झंडे का प्रारूप तैयार किया था, जो अभी के लगभग बराबर है। बस इतना है कि अभी वाला जो तिरंगा झंडा है उसके बीच में अशोक चक्र हमें दिखाई पड़ता है, और पहले जब इन्होंने डिज़ाइन किया था तो उस समय अशोक चक्र की बजाय चरखा उन्होंने रखा था, जो गांधी जी चरखा जिससे काटते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उस चरखे को रिप्लेस कर दिया और अशोक चक्र कर दिया गया। तो इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया, और साल था 1931। कराची के अधिवेशन में इसका जो डिज़ाइन था वो फाइनल किया गया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर इज नोन एज। जल से हाइड्रोजन को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। इलेक्ट्रोलिसिस, ऑस्मोसिस, ओजोनेशन या ऑक्सीडेशन। यानी किस प्रक्रिया से जो पानी से हाइड्रोजन अलग किया जा सकता है।
तो इसका सही जवाब है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इसमें नॉन स्टॉप भेजी जाती है जिससे हाइड्रोजन इससे अलग हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ए, इलेक्ट्रोलिसिस द राइट आंसर। ज़्यादातर लोग आप कमेंट में इसके आंसर देते चलिए, आपको भी पता चलेगा कि आप सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तुरंत रिएक्ट कीजिए, जितनी जल्दी रिएक्ट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। बस जल्दी के चक्कर में गलती मत करिए, क्योंकि कई सारे लोगों ने फटाफट क्वेश्चन देखा और मतलब नंबर टाइप करते हुए और आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। 10 से 20 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में, हम भी आपका साथ देते रहेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, किस साल में? 4 नंबर सवाल है, भगत सिंह को किस वर्ष फांसी हुई थी? 1930, 1931, 1932, 1933। तो इसका सही जवाब होगा कि भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931। 1931 के साल में भगत सिंह को फांसी हुई थी। भगत सिंह को जो फांसी हुई थी लाहौर के सेंट्रल जेल में उनको फांसी दी गई थी। उनके साथ 2 अन्य लोगों को फांसी दी गई थी, सुखदेव और राजगुरु। और जिस केस में उनको फांसी हुई थी वो केस था लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, लाहौर षड्यंत्र केस, जिसमें उन्होंने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। तो सैंडर्स मर्डर केस में उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। 23 मार्च 1931। तो इसका सही जवाब होगा 23 मार्च 1931, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर द प्रिंटिंग ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स? भारत की जो कागजी मुद्रा है उसको प्रिंट करने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है? यानी जो हमारे नोट होते हैं ना, 1500 तो बंद हो गया, 1000 या 2000 या 100 200, ये नोट जो होते हैं ये किस मटेरियल के बने होते हैं? ट्री पल्प के, कॉटन एंड कॉटन रेजेस के, रिसाइकलर पेपर के, या मिक्स ऑफ रिसाइकिल पेपर, या किसके बने हैं, किसके बनते हैं हमारे जो करेंसी नोट्स हैं भारत में? तो करेंसी नोट की जो फैक्ट्री है होशंगाबाद में, जो नोटों का फैक्ट्री है, नोटों का कारखाना है जहाँ पर नोट छपते हैं। तो इसका सही जवाब है बी, कॉटन एंड कॉटन रेजेस। कपास और कपास के जो रेशे हैं उसी से हमारे यहाँ करेंसी नोट छापे जाते हैं। ज़्यादातर जो करेंसी नोट है वो होशंगाबाद में जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, मध्य प्रदेश होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल में, उसी में ज़्यादातर कपास और कपास के रेशे से ही हमारे नोट बनते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6, for which contribution मोहम्मद यूनिस खान ऑफ बांग्लादेश was given Nobel Prize in 2006? बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस खान को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में योगदान के लिए, यानी उन्होंने क्या किया था कि उनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हिज एफर्ट्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए। स्ट्रगल अगेंस्ट प्रोस्टिट्यूशन ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। तीसरा है नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों के लिए अहिंसात्मक संघर्ष। और चौथा है शांति के लिए। तो जो मोहम्मद यूनिस खान थे 2006 में जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, वो बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने बांग्लादेश में माइक्रो क्रेडिट, सूक्ष्म जो ऋण थे, छोटे स्तर पर, बहुत लो लेवल पर जाके कम ब्याज दर पर गरीबों को छोटे छोटे कर्ज उपलब्ध कराने का काम किया था, जिसको माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है। इसी माइक्रो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट ईजाद किया था। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, हिज एफर्ट्स फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक और आर्थिक विकास के उनके जो प्रयास थे उसी के लिए उनको 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा, 6वें का। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7, हु वाज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडियन कांग्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, फिर से आपको बता दें। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्षा सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अंबिका सोनी या सरोजनी नायडू? तो स्वतंत्रता के बाद, जो स्वतंत्रता के पहले अगर पूछा जाता तो ज़्यादातर लोग हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के पहले पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो पहली महिला अध्यक्षा थी वो थी इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद पहली महिला कांग्रेस अध्यक्षा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सही जवाब होगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, ये पर्यावरण से क्वेश्चन आया था कि वायु प्रदूषण में पीएम क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन व्हाट इज पीएम? पोल्यूटेंट मैटर,
पंजेंट मैटर, पर्टिकुलर मैटर या प्रोलिफरेशन मैटर। तो इसका सही जवाब होगा पीएम का मतलब है सी ऑप्शन, पर्टिकुलर मैटर। ये पर्टिकुलर मैटर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सॉलिड या लिक्विड मैटर होते हैं और बिल्कुल सूक्ष्मदर्शी, बहुत सूक्ष्म ठोस या तरल जो मैटर्स होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में चारों तरफ घूमते रहते हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। तो इसका सही जवाब होगा पीएम का मतलब पर्टिकुलर मैटर, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कैंटन टावर किस देश में है? कैंटन टावर, तो कैंटन टावर ए चाइना, बी तुर्की, सी कुवैत या दुबई। तो कैंटन चीन का एक शहर है। कैंटन को पहले कैंटन नाम था, अब उसी का नाम ग्वांगझाऊ कर दिया गया। ग्वांगझाऊ में पहले एशियन गेम्स भी हो चुके हैं। तो ग्वांगझाऊ जो है इसी का पुराना नाम कैंटन था। तो उसी ग्वांगझाऊ में कैंटन टावर बनाया गया है, यानी ये कहाँ पर होगा? चाइना में होगा। ये काफ़ी ऊंचा टावर है, विश्व का 5वां, 5th टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा टावर है कैंटन टावर। अगला है सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। खाना पकाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG या CPG। तो ध्यान रखेंगे जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है CNG, इससे वाहन वगैरह चलते हैं, ऑटो टेम्पो गाड़ियाँ बसें चलती हैं। तो घरों में जो इस्तेमाल होता है वो LPG का गैस का इस्तेमाल होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। चिकन पॉक्स, यानी जो चिकन पॉक्स होती है, जो छोटी माता जिनको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं, तो चेचक जिसको कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है, चेचक किस वायरस से होता है? कि चेचक वायरस से होता है, ये सही है, लेकिन किस वायरस से है? वेस्ट नाइल, वेरियोला वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स या राइनो वायरस। तो चेचक किस वायरस से होता है? इसका सही जवाब आप लोग ऑप्शन में देते चले जाइए। तो इसका सही जवाब है बी, यानी जो चिकन पॉक्स है ये किससे होता है? ये वेरियोला जोस्टर वायरस उसका पूरा नाम है। तो वेरियोला वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। इसमें शरीर पर छोटे छोटे, ये स्किन से, त्वचा से जुड़ी हुई बीमारी है, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और वही फूल के उसमें छाले पड़ जाते हैं। तो किस वायरस से होता है? वेरियोला वायरस। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12 आपके सामने है। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? कौन साइन करता है 1 रुपए के नोट पर? RBI का गवर्नर, RBI का डिप्टी गवर्नर, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। तो ध्यान रखेंगे जो 1 रुपए का नोट है, ज़्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं। जो RBI के गवर्नर का साइन होता है वो 1 रुपए से अधिक मूल्य के नोटों पर होता है। 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, इन सब नोटों पर RBI के गवर्नर का साइन होता है। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है, 1 रुपये ध्यान रखेंगे RBI इशू नहीं करती, वो जारी करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, वो भारत सरकार की तरफ से जारी होती है, जिसको सरकार की अथॉरिटी होती है। और इस पर वित्त मंत्रालय की तरफ से जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव, तो वित्त सचिव इस पर सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। ये RBI एक्ट जो आया था 1949, उस RBI एक्ट के सेक्शन 22 में इस बारे में डिटेल से बताया गया है कि जो 1 रुपये का नोट है वो भारत सरकार के नियंत्रण में होता है। तो उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। अगला सवाल नंबर 13, श्रवणबेलगोला कहाँ अवस्थित है? श्रवणबेलगोला उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो श्रवणबेलगोला एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी गोमतेश्वर की मूर्ति है। हर वर्ष वहाँ पर गोमतेश्वर का मस्तकाभिषेक जैसा फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। उनको दूध से और बाकी चीज़ों से नहलाया जाता है। गोमतेश्वर की बहुत ऊंची मूर्ति है जिसको चामुंड राय ने निर्मित कराया था। तो ये जो गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में है, ये श्रवणबेलगोला पड़ता है कर्नाटका में। तो इसका सही जवाब है डी, कर्नाटका, 13D। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 14, अर्थक्वेक यानी भूकंप का क्या कारण है? इनमें से भूकंप के क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग, सरफेस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की सतह की जो वैश्विक तापन है, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि,
या धरती के अंदर के परमाणु विस्फोट, या मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट ऑफ द अर्थ। किस कारण से अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है? तो इसका सही जवाब होगा, ज़्यादातर लोग कमेंट करें इस पर, सही जवाब उसका डी होगा कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेटों के बीच हलचल होती है। ज़्यादातर हलचलें जो होती हैं प्लेटों के किनारे होते हैं, तो मार्जिन्स पर ही हलचलें ज़्यादा होती हैं, तो उन्हीं टेक्टोनिक हलचलों की वजह से अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, टेक्टोनिक मूवमेंट। अगला सवाल नंबर 15 है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट पेयर ऑफ ऑडियो फोन्स इन 1910? सबसे पहले जो ऑडियो फोन्स का जो जोड़ा होता है, जो कान में लगाते हैं, 2 जोड़े आप हेडफोन लगाते हैं, तो सबसे पहले ये पेयर किसने इसका आविष्कार किया था? हम्फ्री डेविड, नेथियल बाल्डविन, माइकल फैराडे या जॉन कॉस? तो ये जो 1910 में जो ऑडियो फोन, जो कान में हेडफोन लगाते हैं, जो 2 पेयर लगता है, इसका जो आविष्कार था, इसका सही जवाब है बी, नेथानियल बाल्डविन। नेथानियल बाल्डविन जो थे, इन्होंने ही हेडफोन्स का आविष्कार किया था, जो पेयर्स में, जोड़े में, दोनों कानों में लगाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बॉटनी से सवाल है, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पैथोलॉजी किस चीज़ का अध्ययन है? मानव शरीर की संरचना का, पौधों का अध्ययन है, पोसोलॉजी है या मानव मनोविज्ञान है? तो इसका सही जवाब है प्लांट्स की जो शारीरिकी होती है, प्लांट्स की जो आकार की अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? फाइटोलॉजी बोला जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बी, प्लांट फाइटोलॉजी कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इनमें से कौन विद्युत आवेश का एक अच्छा, गुड कंडक्टर, इसमें सवाल होना चाहिए, विद्युत आवेश का एक अच्छा चालक है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ग्लास यानी शीशा, पेपर यानी कागज, कॉपर या जल? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सबसे अच्छा जो चालक होता है वो होता है कॉपर। ठीक है, तो कॉपर जो होता है, कांसा जो होता है, ये तांबा होता है, ये सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ज़्यादातर जो कंडक्टर होते हैं वो कॉपर के ही बनाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा कॉपर, डी, सी। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 18। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट्स अचीव 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन इन PMZDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जिसने 100% वित्तीय समावेशन जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शुरू किया था? मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी, PMJDY जो थी, ये 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका 100% जो अचीवमेंट है, वो जो राज्य था वो था मेघालय। मेघालय सबसे पहला राज्य था जिसने 2014 के बाद सबसे पहले 100% यानी सभी नागरिकों का जन धन खाता खुलवा दिया। तो इसका सही जवाब होगा ए, मेघालय। अगला क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? कंप्यूटर का जुड़ा हुआ सवाल है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक सर्विस, सेवा है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या वेबसाइट है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो ये एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह, जो एक कंप्यूटर से दूसरी जगह जो रिसोर्स या डाटा वगैरह भेजा जाता है, जो सर्विसेज भेजी जाती है, उसके लिए एक इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग की ये एक सेवा है, सर्विस है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंटरनेट क्लाउडिंग क्या है? ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक सर्विस है, एक सेवा है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट? तो इसमें जो सब लोग जानते हैं, फ्लिपकार्ट से आप लोग खरीदारी करते हैं, तो फ्लिपकार्ट जो है ये सर्च इंजन नहीं है। हालांकि इस पर आप चीज़ें सर्च करते हैं, लेकिन उस तरीके का सर्च इंजन नहीं है। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी। तो इसका सही जवाब होगा फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, न कि सर्च इंजन। अगले सवाल पर आते हैं। आधा हम लोग का 20 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन और बचे हुए, उसको थोड़ा सा और स्पीड हम बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको बताया कि यहाँ पर आपको अपनी स्पीड को लेकर चलना है। तो स्पीड को आगे बढ़ाते हुए 21 नंबर सवाल पढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? यूएसए, कनाडा, यूके या फ्रांस? कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस यूनिवर्सिटी? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस यूनिवर्सिटी जो है
ये स्ट्रासबर्ग फ्रांस में अवस्थित है, तो इसका सही जवाब होगा डी फ्रांस। फ्रांस में ही इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, फ्रांस। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22। हमारे भारत की जो करेंसी नोट आप देखते हैं, नोटों का इस्तेमाल करते हैं, उन करेंसी नोट्स पर कितनी भाषाओं में लिखा गया है, यानी कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। आप साइड में देखें, जैसे 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये कई भाषाओं में लिखा रहता है। तो पूछा गया कि भारत के करेंसी नोट में कितनी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है, 12, 14, 15 या 13। तो ये एक बैंकिंग से जुड़ा हुआ फैक्ट है, इकोनॉमी का भी है, आप इसको मान सकते हैं, ये भी जनरल अवेयरनेस का एक फैक्ट है। तो ध्यान रखेंगे, आप नोट निकालिए, नोट निकाल के उसको गिनना शुरू किएंगे तो आपकी गिनती 12, 13, 14 या 15 कितने पर आके रुकेगी। तो इसका सही जवाब होगा 15, 15 सी। 15 भाषाएं इस पर लिखी हुई हैं, ठीक है। इस पर डिस्प्ले है, ये अल्फ़ाबेटिकल क्रम में है, यानी आसामी से शुरू होगा और उर्दू पर जाके ख़त्म होगा। आसामी है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो आसामी से शुरू होकर अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है, उर्दू तक ख़त्म होता है। कुल 15 भाषाएं लिखी गई हैं। हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज भारत के संविधान में 22 दी गई हैं, लेकिन 22 नहीं है, 22 में से केवल 15 हैं। अगले सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट। सही, नॉट को हटा दीजिए। इनमें से कौन सा एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। लेमन यानी नींबू, कैप्सिकम, पोटैटो, आलू, टमाटर। तो इसका सही जवाब होगा ए लेमन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए लेमन, इसका सही जवाब होगा, ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। इसमें जो नॉट है, नॉट को आप हटा दिए, बस पूछा जाएगा कौन सा नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट। तो नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है, लेमन है, लेमन यानी नींबू। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल आप करते हैं मेनू, हेल्प मेनू के लिए। F1, F2, F10 या F11। तो मेनू के लिए आप कौन सा की दबाते हैं, तो सही जवाब होगा ए F1। F1 इसका सही जवाब है। तो F1 से आप मेनू जो रनिंग प्रोग्राम होता है उसको आप सीधे आप F1 दबाएंगे, वो सारा मेनू खुल जाता है। तो F1 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल 25 नंबर सवाल फिर से कंप्यूटर से है। MS ऑफिस क्या है, व्हाट इज MS ऑफिस। ये कोडिंग भाषा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो MS ऑफिस है ये एक तरीके का, आप ज़्यादातर लोग इसका जवाब दे पाएंगे। इस MS ऑफिस का जो अनाउंसमेंट था ये बिल गेट्स ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। 1 अगस्त 1988 में MS ऑफिस को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। MS ऑफिस नाम ही है, MS यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही जवाब होगा 25 नंबर सवाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ग्लूकोमीटर के बारे में क्या सत्य है। ग्लूकोमीटर यानी ग्लूकोमीटर किस टाइप का उपकरण है। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, नॉन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, और वायु में ऑक्सीजन के स्तर को जांचने करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, या वायु में नाइट्रोजन के स्तर को मापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ग्लूकोमीटर क्या है, तो ग्लूकोमीटर का सही जवाब होगा कि जो सबसे पहले लिखा है, ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो हमारा जो रक्त है, रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। तो जो सबसे पहला है ये क्या है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर सवाल। रुपए का जो साइन है वो भारत सरकार ने कब एडॉप्ट किया था। रुपया के साइन आप देखते हैं ना, र लिखा रहता है और बीच से उसको क्रॉस किया जाता है। तो ये जो र का साइन जो बीच से क्रॉस किया जाता है, ये कब से स्टार्ट हुआ। रुपीस का साइन जो हिंदी में र लिखा रहता है और बीच से कटा रहता है। तो इसका सही जवाब वो देखते हैं कितने लोग ज़्यादा देते हैं। सही जवाब 2009, 10, 11 या 12। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन RBI ने जारी किया था, इसके लिए कंपटीशन, एक प्रतियोगिता आयोजित कराई थी RBI ने। इसके लिए 2009 में नोटिफिकेशन निकाला गया था मार्च में, कि जो चाहते हैं भारत के रुपए को एक प्रतीक चिन्ह देना है, कई लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो फाइनली जो डिज़ाइन फाइनल हुआ था इंडियन रुपीज़ का, र वाला जो देवनागरी में लिखा था, वो D उदय कुमार ने उसको सेलेक्ट किया था।
तो इसी डी कुमार ने, जो जी उदय कुमार ने सेलेक्ट किया, इसको फाइनली 15 जुलाई 2010 को आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया। तो 2010 से हमारे रुपए का जो सिंबल है र, जो देवनागरी में लिखा हुआ है, आर जिसको हम लोग पढ़ते हैं र, यही फाइनलाइज हुआ था 2010 जुलाई 2010 में। और ये किसने डिजाइन तैयार किया था? डी उदय कुमार 2010 से। हालांकि नोटिफिकेशन 2009 में आ गया था, लेकिन 2010 से ये माना जाएगा आपका। अगला सवाल है, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर का सवाल आपके सामने। डीबगिंग किस बात की प्रक्रिया है? तो डीबगिंग क्या है कि एक तरीके के जो एरर्स आते हैं सॉफ्टवेयर में, कई बार टाइपिंग का भी सॉफ्टवेयर होता है तो कुछ छोटे मोटे एरर आ जाते हैं, तो वो बग आ जाते हैं, तो उसी को निकालने की, उसी को चेक करने की प्रक्रिया जो कही जाती है डीबगिंग, यानी चेकिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में जो बग आ जाते हैं उनको, जो एरर आ जाते हैं उनको चेक करने की प्रक्रिया। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है डीबगिंग के बारे में। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 जब मानव शरीर के तापमान 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल से कम हो जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस प्रक्रिया को फीवर कहा जाता है, हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाइपरथर्मिया कहते हैं, या हाइपर पैरेक्सिया कहते हैं। जब यानी 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम हो जाता है, तो 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कम होने का मतलब है यानी लगभग 35 डिग्री के नीचे आ जाता है, तो इस सिम्टम को कहा जाता है हाइपोथर्मिया। यानी हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है जब मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होने लगता है, यानी कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया राइट आंसर होगा दूसरा वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प या हाइड्रोजन? तो इसमें सही जवाब होगा हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बहुत हल्की गैस है और इससे कोई भी वैश्विक तापमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सही जवाब होगा इसका हाइड्रोजन। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31 इनमें से कौन सा एक रंगहीन स्वादहीन गैस है? कलरलेस, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? ठीक है, कौन सा एक रंगहीन स्वादहीन गैस नहीं है, यानी उसका रंग होगा। यानी 3 ऐसे हैं जिनका कोई रंग नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा है जिसका रंग होगा। तो कौन सी है जो रंगीन गैस है? तो इसका सही जवाब है क्लोरीन। क्लोरीन जो गैस होती है ये हरे रंग की गैस पीले रंग की गैस होती है, येलो ग्रीन का शेड लिए हुए होता है, येलोइश ग्रीन होती है, हल्का हरा और ग्रीन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क्लोरीन, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे जो गैसेज हैं ये सब कलरलेस हैं, रंगहीन गैसें होते हैं। तो सही जवाब होगा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन नंबर 32 किसको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? हु इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू या लोकमान्य तिलक? तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का शासक था, जर्मनी में था। इसने जर्मनी के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जर्मनी का एक यूनिफिकेशन जो हुआ था वो बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। उसी तरीके से भारत का जो एकीकरण था, देशी रियासतों का विलय, वो सरदार पटेल ने किया था। तो इसलिए वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है कि उन्होंने देशी रियासतों का भारत में विलय करवाया था हर एक तरीके से। कुछ ताकत से मिले, कुछ कूटनीति से मिले, कुछ रणनीति से मिले, कुछ में पुलिस का इस्तेमाल किया, कहीं सेना का इस्तेमाल किया, किसी को समझा बुझा के, किसी के प्यार मोहब्बत से कहीं पर हमला भी किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर काम किया और भारत को एक बड़े राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। इसीलिए उनको आयरन मैन भी कहा जाता है। अगला सवाल नंबर 33 ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है वो किस अंग से संबंधित है? हड्डी से, हृदय से, किडनी से या लंग से? तो जो ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है ये क्या होता है कि इसमें जो हड्डियां होती हैं वो पोरस हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसमें दर्द उठने लगता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी है वो हड्डियों से यानी बोन से रिलेटेड है। अगला सवाल मिशन मार्स यानी मंगलयान मिशन, क्वेश्चन नंबर 34 मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान भारत ने कब लॉन्च किया? 2012, 13, 14 या 15? तो जो मंगलयान मिशन था ये भारत में लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सितंबर 2014। अगला सवाल 35
किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमारी है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना या नेपाल? तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर। तो पूरा 4096 किलोमीटर। हालांकि देखने में बांग्लादेश छोटा सा लगता है, लेकिन बांग्लादेश को 3 तरफ से भारत नहीं घेरा हुआ है, तो इसलिए जब वो तीनों तरफ का आप किनारा खोलेंगे तो वो लंबाई बढ़ जाती है। 4096 किलोमीटर सबसे लंबी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? भीमसेन जोशी, AR रहमान, लता मंगेशकर या MS सुब्बुलक्ष्मी? तो कौन है इसमें से जिसको भारत रत्न नहीं मिला? तो इसमें सही जवाब होगा AR रहमान। बाकी भीमसेन जोशी को मिल चुका है, लता मंगेशकर को मिल चुका है, सुब्बुलक्ष्मी को मिल चुका है, बस AR रहमान को भारत रत्न नहीं मिला। तो इसमें सही जवाब होगा AR रहमान। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है गोदावरी। हालांकि ब्रह्मपुत्र का ज़्यादातर हिस्सा तिब्बत में है। भारत में जो प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। तो गंगा नदी नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और त्र्यंबकेश्वर से निकलते हुए आंध्र प्रदेश में जाके डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी पूरी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर्स। तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला है सवाल नंबर 38, इनमें से किस शहर में विश्व का जो विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस शहर में है? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या दिल्ली? तो जो विक्टोरिया हॉल है ये कलकत्ता में अवस्थित है। इसकी जो स्थापना थी 1906 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1906 से 1921 में जाके पूरा हुआ था। ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बसाया गया था। ठीक है, तो अभी भी है, ये कलकत्ता में है, वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में। ठीक है, 1921 में ये पूरा हो गया था, 1906 से बनना शुरू हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विक्टोरिया हॉल। अगला सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। ये डिफेंस से आपके सवाल है कि आकाश, जिसको DRDO ने डेवलप किया, आकाश क्या है? सतह से वायु, सतह से सतह, सतह से वायु से सतह, या ये मिसाइल सिस्टम नहीं है? तो जो आकाश है इसका जो सही ऑप्शन है ये हमारे एयर डिफेंस का सिस्टम है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है आकाश। इसका जो रेंज है वो 18 किलोमीटर तक रेंज है। ये आते हुए एयरक्राफ्ट को, अगर कोई एयरक्राफ्ट हमला करने आ रहा तो वायु में ही उसको ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसको DRDO ने डेवलप किया। सरफेस टू एयर, सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। ये हमारे एयर डिफेंस का एक बहुत मजबूत पक्ष है आकाश। आज का आखिरी सवाल 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ इंडिया पाकिस्तान कारगिल वॉर? 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विराट या ऑपरेशन करगिल? तो जो 1999 जुलाई में करगिल युद्ध लड़ा गया था उसका कोड नेम था ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय जो था ये जुलाई 1999 में लड़ा गया था। करगिल में जो पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था और इसमें भारत की विजय हुई थी। तो ये थे आज के 40 सवाल। सेशन खत्म होने के बाद ये 40 सवालों का जो क्वेश्चंस का जो सेट है ये पूरा हम ग्रुप में आपको डाल देंगे। इसके PDF आपको मिल जाएंगे। इसको आप फिर से क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो फिर से इस वीडियो को रिवाइज करें और उसको समझने की कोशिश करें। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको जनरली आप ध्यान नहीं देते, लेकिन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हमारे इतने 40 क्वेश्चन हैं। अब इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको फिर से प्रैक्टिस करें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल टाइम फिक्स है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने का हमारा लक्ष्य है। इस सेशन के ठीक बाद मैथ्स का सेशन आपका स्टार्ट होगा, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी मैथ्स के सेशन के साथ खान सर आपके साथ जुड़ेंगे। जैसे ही हमारा खत्म होगा मैथ्स का सेशन तुरंत आपके साथ स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पूरा जो एंट्री ऐप का जो पैकेज चल रहा है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है आपके लिए। इस फ्री होने का फ़ायदा उठाएं। और एक और चीज़ कि अब एंट्री ऐप को आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में तो 7 दिनों तक इसका एक्सेस बिल्कुल फ्री रखा गया है। सभी कोर्सेज को आप 7 दिनों तक बिल्कुल फ्री में अवेल कर सकते हैं। तो एंट्री ऐप के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। कल मिलते हैं फिर नए 40 सवालों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। मैथ का क्वेश्चन लेके खान सर आने वाले हैं आपके साथ। थैंक यू।